अस्सलाम वालेकुम। लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी अहमद सगीर साहब। नाज़रीन, 7 माह के तवील अरसे के बाद तालीमी सिलसिला बहाल तो हुआ, लेकिन तालीमी सिलसिले पर कोरोना का खतरा मंडलाने लगा है। इस्लामाबाद में SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से शफकत महमूद ने 22 इदारों को सील कर दिया है, जबकि सिंध में भी सईद गनी साहब ने कई इदारों का दौरा किया, जहां 2 कॉलेजेस में 16 असातिज़ा में कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। कहीं कोरोना वायरस की तशखीस तो कहीं SOPs पर अमल दरामद का मसला। मुल्क में तालीमी निज़ाम और इदारों का क्या मुस्तकबिल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरतानिया को इरसाल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी खारजा अमूर को वारंट की तकमील का हुक्म भी दे दिया गया है। क्या नवाज शरीफ को कानूनी रास्ते अख्तियार करते हुए वतन वापस लाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप के उस जारहाना इंकिशाफ पर भी बात करेंगे जो उन्होंने एक TV शो में किया कि 2017 में वो शामी सदर बशार असद को मरवाना चाहते थे। सबसे पहले प्रोग्राम में हम कोरोना के खतरे की तो बात करेंगे। तालीमी सिलसिला जो कि एक तवील अरसे के बाद बहाल होना शुरू हुआ था, उस पर कोरोना के खतरात कैसे मंडला रहे हैं और कैसे यके बाद दीगरे एक इदारे जो हैं वो सील किए जा रहे हैं। जी अहमद साहब। हाँ जी बिल्कुल, देखें उन्होंने कुछ इदारे सील भी किए हैं और मज़ीद की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि कोरोना कैसे एक्ट करता है। कोरोना जो है वो बिल्कुल हर किसी में डिफरेंट मैंने देखा है। जो मेरे पास जो मुझे अंदाज़ा हुआ है और जो रिसर्च जो मैंने पढ़ी है और जितना मेरी बात हुई है मुख्तलिफ डॉक्टर्स और पाकिस्तान के अंदर वायरोलॉजिस्ट जो है वो कम है। यहाँ पे 1-2 वायरोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशंस की हैं। सो मैंने जो चीज़ें इसमें से सीखी हैं या जो मुझे समझ आई वो ये है कि एक होती है विलोलेंसी और दूसरा होता है उसका डिफरेंट बॉडी टू बॉडी एक्ट करना। विलोलेंसी जो है, जब फ़र्ज़ करें हम 4 लोग हैं यहाँ पे, आपको हुआ, आपसे मुझे हुआ, आप ठीक हो गई, मुझे हो गया, मैं मुझसे उसको हुआ, उसके बाद चौथे को हो गया। अब जो है वो चारों में से वायरस चूँकि मरता नहीं है, वो ये होता है कि उसकी विलोलेंसी जो है वो कम होती चली जाती है। उसकी जो शिद्दत है वो आस्ता आस्ता जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है। वो जो चौथे को होगा, चौथे से अल्टीमेटली हो सकता है या मुझे हो जाए या आपको हो जाए। अब अगर चौथे से ठीक हो जाता है और कोई हम में से इफेक्ट नहीं होता, फिर तो वायरस जो है शायद उसको हम कह सकते हैं कि वो नहीं रहा। लेकिन चूंकि आबादी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अल्टीमेटली चौथे से 5वें को हो जाता है या चौथे से वापस पहले वाले को हो जाता है और यूं वो सर्कल करता रहता है, सर्कुलेट होता है। बट ये कि अब जब अगली दफ़ा आएगा तो आपके ऊपर उसका असर कम होगा और तीसरी दफ़ा अगर आएगा तो हो सकता है आपको महसूस भी ना हो और वो वायरस होकर भी आपको ख़त्म हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये ज़ुकाम जो था, कभी एक वक्त था कि ज़ुकाम से लोग मर जाया करते थे। फ्रांस के अंदर जो है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग जो है वो मर गए थे यूरोप के अंदर जो है। अब वही वाला फ्लू जो है वो उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, हम भी लिफ्ट नहीं कराते उसको। सो अभी जो है वो कोरोना नो डाउट पहली दफ़ा जो पहले उसमें गो में आया है तो कोरोना ने बड़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो उड़ाया। उसकी थोड़ा उसका फियर भी था, थोड़ा और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे। बट ये कि इस दफ़ा लोगों को समझ आ गया कि नहीं यार, इससे बहुत सारे लोगों को हुआ और उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो है वो उसकी बॉडी उसको खत्म कर दिया वायरस को किल एक ही चीज कर सकती है और वो बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वही उसको मार सकते हैं। वो जो फौज बॉडी पैदा करती है, वो फौज आती है, वो जो इम्यूनिटी बनाती है जो वो आके जो है वो उसको गिरा देती है। लेकिन अब ये देखिए कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वो है, कि मेरा अगर टेस्ट नहीं होगा या मेरा जो है वो मैं किसी लेबॉर्टरी नहीं जाऊंगा, चूंकि उसकी जो है वो अलामत तो जाहिर नहीं होती। अलामत में हमारे यहाँ जो आम फाहम अलामत है वो ये कही जाती है कि जी आपको नज़ला है, जुकाम है या खांसी है या आपको सांस का मसला है या आपको पेचिश है या आपका जो है वो इस तरह की जो ज़ाहरी अलामत है जिससे पता चलता है। देखिए ये वायरस जो है ये 2-3 तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। ये भी इफेक्ट कर रहा है कि ये आपके ब्लड को। सर आपको आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद साहब कोरोना के वार और कोरोना का खतरा थोड़ा सा तालीम चूंकि उसकी कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी तो हमें समझ आ जाएगी हमने निपटना क्या। जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात वहीं से शुरू करें। उसमें देखिए, एक तो ये करता है कि वो आपके ब्लड को जाके थिक कर देता है, और जब ब्लड की थिकनेस बढ़ती है तो उससे आपका वो जो फेफड़ों के अंदर, चूंकि इटली की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आल्दो WHO ने रोका था कि आपने जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करना और आपने जो है वो बॉडी को नहीं खोलना, लेकिन रिसर्च के लिए खोलना पड़ा उनको। उन्होंने बॉडी को खोला, उन्होंने जब देखा, रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने जो अपना पेपर छापा है वो मौजूद है, आप इंटरनेट पे उसको रीड कर सकते हैं। काफी मोटा जो है और बड़ा लेंथी किस्म का उनका एक रिसर्च पेपर है। उसमें उन्होंने 3 चीजों की निशानदेही की थी। उन्होंने कहा एक तो ये आपके ब्लड को थिक कर रहा है, और ये आपके ब्लड जो है वो थिक ब्लड होता है, ये आपके जाके फेफड़ों के अंदर जम जाता है, जिससे आपकी सांस की जो है वो दिक्कत होती है, और फिर ग्रेजुअली होता है कि आपको सांस नहीं आता। दूसरा वो ये करता है कि ये आपके अंदर बैक्टीरिया जो पैदा होता है, जो बॉडी के अंदर जो है, आपको पता है गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, तो गुड बैक्टीरिया की बजाय जो है बैड बैक्टीरिया को ज्यादा, जिसमें एच पायलरी टाइप चीजें जो है वो भी, तो वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है, और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। उससे ये होता है कि आपकी जो है पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका गड़बड़ा जाता है, या मोशन शुरू हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही जो है वो कॉन्स्टिपेशन में आप चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और इवन ये भी होता है कि आपके नाक के इर्द गिर्द जो है वो खारिश शुरू हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, पेट में जख्म हो जाते हैं, और बड़ा अजीब सी एक जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। एक तो ये है इसकी, और तीसरी इसकी वो बात बताते हैं कि जी थर्ड जो इसके अंदर जो एक्ट करता है वो ये है कि ये आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को ग्रेजुअली जो है वो डाउन करना शुरू कर देता है। अब आपकी टांगों में दर्द होगा, आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगी, आपके बाजुओं में, आपकी हड्डियों में, आपकी जोड़ों में, आपकी पूरी बॉडी जो है वो दर्द करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये तो वो सिम्टम है जिसकी बुनियाद पे आपको पता चलता है कि हाँ आप कोरोना के पेशेंट हैं। अगर आपका वो कहते हैं कि आप डिस्प्ले यहाँ मैं ऐड करूंगी आपकी इस चीज में, अगर जैसे हमने देखा कि जिन जो अमवात हुई हैं उनमें ज्यादा एज के लोग शामिल हैं, जो पहले से दिल के अमराज में या हाई ब्लड प्रेशर या ज़ायबिटीज के मरीज थे, उनको इसने बहुत इफेक्ट किया है। मतलब वहाँ पे आपकी यूथ भी जो है, आप देखें यूरोप की जरा उठा के देखें, आपके मुल्क यूरोप में यूथ बहुत इफेक्ट हुई है। डॉक्टर जो है, अगर पहले से आपके साथ कोई मसला हो तो उसको और ज्यादा वो करता है, बढ़ाता है। देखिए ऑब्वियसली जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, अब मेरे बॉडी के अंदर ऑलरेडी 3 अमराज है, फर्ज करें, या 4 अमराज है, या एक मर्ज है जो पहले से मौजूद है, मेरी इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी, वो मर्ज बढ़ता चला जाएगा। इम्यूनिटी डाउन हो रही है, वो मर्ज ऊपर जा रहा है। उसकी वजह है कि आप उस मर्ज से लड़ने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो कुव्वत मुदाफियत। और अगर आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत ही नहीं है तो फिर आप कैसे लड़ेंगे? आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी आप नहीं लड़ सकते, आपको डायबिटीज है तो भी नहीं लड़ सकते, आपको जो है वो अस्थमा है तो भी नहीं लड़ सकते, आपको जो है वो और दीगर बीमारियां तो भी आप उसके साथ जो है वो नहीं कर सकते। सो द बेस्ट वे इज कि आपने अपने खून को पतला रखना है, आपने अपने आप को जो है वो अपने पेट को अपने ठीक रखना है। आपको जरा से महसूस होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इचीज आ रहे हैं या एशिज आ रहे हैं या आपकी कुछ ऐसा, तो आपको फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। अब हमारे असातिज़ा को देख ले, वो इन जो सिम्टम्स है, मेरा नहीं ख्याल कभी उन्होंने सीरियस लिया होगा। जिनको मतलब डॉक्टर है वो स्कूल पहुंच गया है, सॉरी उस्ताद है वो स्कूल पहुंच गया है, या स्टूडेंट है वो स्कूल पहुंच गया है, और पता चला कि उसके सर अभी तो ये 15 सितंबर को ये इदारे ओपन हुए हैं, तो क्या ओपन करने से पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जहां टीचर्स को कोई टेस्ट लेने के बाद उनको उसके सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स के ऊपर आने की इजाजत थी? एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल बजा है कि होना तो ये चाहिए था कि SOPs में ये भी चीज लिख दी जाती है कि तमाम टीचर्स जो हैं वो उससे पहले अगर आपने 20 को आना है या 15 को आना है तो 15 से पहले जो है वो टेस्ट करवाएं, टेस्ट करा के, और फिर उसके बाद वो देख लें कि हाँ जी वो ओके है कि नहीं ओके। अच्छा, अगर किसी को मसला है तो वो अपना वो 14 दिन क्वारंटाइन करे, रादर देन कि जो है वो इंस्टेड ऑफ के वो वहां पहुंच जाए, यूनिवर्सिटी पहुंच जाए और बाकियों को भी जो है वो बायस बन जाए। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि स्टूडेंट्स के हवाले से भी और कुछ नहीं तो आप यही करते कि अब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कहीं पे आप कह देते कि ये एक लेबोरेटरी है, यहाँ पे कम कीमत के वो होंगे, आपने एक्स्ट्रा इतना पे करना है, 1000 रुपया या 500 रुपया या जो भी आप एक फी रख लेते हैं कि आप पे करेंगे और आपका टेस्ट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा मतलब है कि उससे हुकूमत ने जैसे शफकत महमूद साहब ने इस्लामाबाद में कई इदारों का जो दौरा किया है, वहाँ SOPs जहाँ पे अमल नहीं हो रही, तो तकरीबन कोई 22 के करीब तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। तो ये है कि लेकिन इससे पहले क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई गई थी जिसकी वजह से मतलब ये शुरू होते ही खत्म होने का सिलसिला जारी है? अगर इसी तेजी से इंस्टीट्यूट बंद रहते तो महीने में बंद हो जाएंगे सारे, सब कुछ बंद हो जाएगा। इस हिसाब से तो फिर यही लग रहा है कि महीने बाद सारा बंद हो जाएगा, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी। ये नालायक लोग हैं, मैं आपको बताऊं,
इन्होंने हमेशा जो है वो चीजों को सीरियस लिए नहीं। आपको पता है यूनिवर्सिटी कितने पैसे कमाती है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की और एचईसी की जरा आप उठा के देख लें इनके दादोशुमार, आपको पता चलेगा, सर पकड़ के बैठ जाइए कि इतने पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ढेला लिए जा रहे हैं। ये तो चाहिए थे यूनिवर्सिटी जो है, हर यूनिवर्सिटी इनके अंदर R&D का डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये सारे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अपनी किट्स बना लेते हैं यार, पैसे गधे हैं। इन्होंने क्या किया मुझे बताएं? बाहर देखें, इंग्लैंड के अंदर कौन रिसर्च कर रहा है इसके ऊपर, जो कोरोना की मेडिसिन कौन लेके आ रहा है? एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपने R&D को लगाया, उन्होंने कहा यार इसके ऊपर रिसर्च करो, इसकी वैक्सीन तैयार करो। ठीक है, यूरोप अमेरिका के अंदर कौन कर रहे हैं? उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है, साथ में जो है ये यूनिवर्सिटीज है वो भी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, न्यूजीलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। इन्होंने रिसर्च क्या की है? इन्होंने इतना भी नहीं किया कि अपने लोगों को जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो कम से कम इतना ही कर लें कि यार फेवरेबल उठा लो ना, आप ना लो ना 1 महीना फीस, आपने जो फीसें उनसे ली हुई है उसी फीस को उनके ऊपर लगा दो। उनको यार ठीक है हम तुम्हें पढ़ाएंगे, इस महीने हम तुमसे फीस नहीं लेंगे, वो जो फीस है वो वाली इस महीने की या एक जो सेमेस्टर की 1 महीने की फीस निकाल के आप उनके टेस्ट करवाते हैं। पता चलता है, बड़े बताए कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 करोड़ 22 करोड़ आबादी में से करोड़ स्टूडेंट होंगे, सबसे पैसे लिए हुए इन्होंने, उन्हीं के पैसे उनके ऊपर लगाने थे, नहीं लेकिन नहीं लगाएंगे। इनको हराम खाने की आदत पड़ गई है हमारे यहाँ, नहीं लगाते, एक धेला अपने लोगों की फलाह बहबूद पे नहीं लगाते, सारे पैसे उठा के जेब में डाल लेते। 3-3 महीने यूनिवर्सिटी बंद होती है, जब सारी फीसें प्रॉपर ली जाती हैं। उसके अलावा जरा सा पंगा हुआ, जरा सा दंगा हुआ, यूनिवर्सिटी बंद, फीसें मिल रही है, साल को फीसें जा रही है, वो सारा इतना सारा बजट की कबर में लेके जाना है इन्होंने। कहां लेके जाएंगे ये इतने सारे पैसे? वो भी अपने लोगों के ऊपर लगाओ यार, खुदा का नाम है इन लोगों को, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, ये आपका फ्यूचर है। हाल बिल्ड हो गई है कि जो है सिंध से, इस्लामाबाद से लेकर सिंध तक जो है वो तालीमी इदारे अभी खुले नहीं, तो बंद होना शुरू हो गए हैं, लेकिन लोग वन बाय वन। और बड़ी मुश्किल से, मैं दुनिया में कहीं पे भी मैंने ऐसे नहीं देखा जिस तरह की ये इनकी हरकतें हैं यार। कोई पूछने वाला नहीं है, ना ये शफकत महमूद से कोई पूछेगा, ना इन ये जो बाकी वाइस चांसलर है इनसे कोई पूछेगा, ना नीचे बैठे हुए साजा से कोई पूछेगा। जो इनका मैकेनिज्म है, जो इनका जो सिस्टम है, जो भी निजाम इन्होंने बेड़ा गर्क हुआ हो, जो निजाम इन्होंने जो बना रखा है, ये अभी तक लाड निकाले के उस निजाम तालीम से निकल ही नहीं सके जो वो हम पे सौंप गए थे और थोप गए थे, और आज तक हम जो है वो उसको लेके चल रहे हैं। सर एक तवील अरसा था हमारे इदारे बंद रहे हैं, 7 माह का एक तवील बहुत कुछ कर सकते थे। इस दौरान कोई प्लानिंग थी कि खोलने से पहले क्या क्या कुछ करेंगे? मांग रहे होंगे कि याला ये 7 महीने बंद हुए, 7 महीने और बंद हो जाए, हम घर में बैठे रहे। इनको पता नहीं क्या, उन्होंने बिजनेस किए। हर टीचर को उठा के देखे इसने कहीं ना कहीं, किसी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, किसी का जनाब किसी ने स्टोर बनाया हुआ है, किसी ने जो है वो कुछ दुकानें चला रहे हैं, कोई जनाब ट्यूशन सेंटर चला रहा है, कोई उठा के जो है वो आप देखें तो किसी ने जनाब वो यहाँ पे ट्रांसलेशन के बनाए हुए सेंटर जो है वो अपारा के अंदर वो कर रहे हैं। भाई ये तो इनके वो हालत है। इनके सेकंड बिजनेस आप इनको उससे फुर्सत मिले तो ये अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें ना। अब तो पढ़ाई कारोबार रेगुलराइज तो हुकूमत का काम है ना, हुकूमत को अपने मसाइल से फुर्सत मिले तो तब ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। सर एजुकेशन मिनिस्ट्री किस काम के लिए? एजुकेशन मिनिस्ट्री देखें, बात यह है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिनिस्ट्री तो यही कर सकती है ना, चलो जाके जो कर रहा है वो जाके बंद ही कर रहा है ना, और क्या करेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। और हाँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री को यही चाहिए था कि इनको थोड़ा सा कहती कि भाई आपके पास इतना पैसा है, इतना बजट है, आपने लिया हुआ बच्चों से, आप उन बच्चों के भी टेस्ट कराएं और उन टीचर्स के भी टेस्ट कराएं। हर यूनिवर्सिटी के लिए कोई मुश्किल नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर कितने 5,000, 10,000, 20,000 स्टूडेंट होंगे। सर ये इदारे को खोलने से पहले आपको भी पता है और कि शफकत महमूद साहब ने कई इजलास बुलवाए हैं जिसमें माहिर सेहत थे, तमाम वज़रा थे, मुशीर थे, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले थे। तो ये इजलास में क्या तय पाया था जो इसका ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में 16 खुली नहीं तो वो 16 केसेस आ गए, उसको मुझे तो ये लग रहा है कि असल में ये खुद बंद करना चाहते थे। इनका इरादा था कि हमारे ऊपर ना आए कि हुकूमत ने इतने अरसे से बंद कर रखा है, सो ये उन्हीं के ऊपर डाल के, यूनिवर्सिटियों के ऊपर डाल के, बच्चों पे डाल के, टीचर्स पे डाल के हम इसको बंद कर दे। इससे तो यही लग रहा है। फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको चाहिए था कि प्रॉपर, वो गधा भी जो है, हम जैसा बंदा जिसको एजुकेशन का कोई तजर्बा भी नहीं है, जिसको ना हमको माहिर तालीम नहीं है, आपको माहिर तालीम नहीं है, लेकिन अगर हम बैठ के समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, या हमें अंदाजा है कि यार बहुत अच्छी नहीं कर सकते थे, पर फिर हमसे बात करो तो कहते नहीं जी आप हमारी जो है वो उसमें मुदाखलत करते हैं, हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं, और आप लोग मीडिया बैठ के जो है वो हम पे तनकीद करता है। और तनकीद ना करें तो क्या करें, रोना आता है। इजलास बुलाए गए हैं, जब फैसला किया है खोलने का, और खोलने से पहले भी इजलास बुलाया गया, तो इस इजलास में क्या हुआ जो ये सूरत हाल सामने आई है? तो आपको क्या लगता है अब ये क्योस का वो एनवायरनमेंट होगा तो बहुत से पेरेंट्स तो वैसे ही बच्चों को नहीं भेजेंगे। जाहिर है, माँ बाप है वो उसको, वो अपने बच्चे को मौत के मुंह में कैसे धकेलते हैं, जबकि कोरोना से बच कोई नहीं रहा। ठीक है ना, आपके यहाँ देख ले मोर्टेलिटी रेट आल दो उतना नहीं है, लेकिन है तो सही ना,
कोई भी माँ बाप रिस्क तो नहीं लेगा ना कि यार उसके अपने बच्चे को उठा के वहां पे भेज दे और पता चले उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स रोकेंगे। अब ये होगा कि हाजिरी कम होती चली जाएगी, ग्रेजुअली जो है वो हाजिरी ना होने के बराबर हो जाएगी। शायद यही चाहते थे कि हाजिरी ना ही हो, लोग ना ही आए, बच्चे ना ही आए। पता नहीं अभी टीचर चाहते थे, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया चाहती थी, या हुकूमत चाहती थी, या कोई इंटरनेशनल एजेंडा है, या पता नहीं नेशनल एजेंडा है, या पता नहीं किसका एजेंडा है। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि इसकी आड़ में जो है वो बच्चों को पढ़ाई से रोका जा रहा है और बच्चों को यही मेरा सवाल है, क्या ये तालीमी निजाम का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? मुझे इसका मुस्तकबिल इंतहाई मखदूश नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, आप ऑलरेडी जो है आपके हम बजट आप जरा उठा के देखें कि इन्होंने सबसे पहले गड़बड़ ये की कि इन्होंने जो तालीम है उसको प्रोवेंशियल, इन्होंने 18वीं तरमीम के बाद जो है इन्होंने उसको बना दिया कि ये प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है। ओके, चलिए आपने कर दिया, हमें कोई एतराज नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, आपने एमडीजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो एसडीजीज जो है, ये साइन कर रखे हैं, जिसमें आपने कहा हुआ उनको, यूएन को, कि हम जो है वो तालीम का बजट बढ़ाएंगे। आपने तालीम का बजट नहीं बढ़ाया। चलो जी, ये भी अब आपका मसला है, हम इसमें वो भी नहीं आते, ठीक है। 3% से 7% करना था, 3% से अभी तक 4 पॉइंट समथिंग जो है इनका बजट है, बल्कि 3.9 समथिंग, कुछ जगहों पे 3.9 3.6 है। ओके, ना करें, कोई मसला नहीं, आगे आ जाए। फिर इसके बाद इन्होंने ये किया कि उसको तमाम तक जो है वो एजुकेशन जो है उन्होंने प्रोविंशियल लैंग्वेजेस के अंदर कर दी हुई है, जो नीचे प्राइमरी लेवल पे। अब क्या मतलब कि एक ही जुबान थी जो आपको जोड़ती थी और वो थी उर्दू। हम उर्दू को अगर जो है वो नहीं करेंगे, प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को हमने वो कर दिया, तो रीजनलिज्म और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा, प्रोविंशियलिज्म और बढ़ेगा, नेशनलिज्म तो आपका नजर ही नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एक जुबान थी जो आपको जोड़ती थी, उस जुबान को भी आपने जो है वो खत्म कर दिया। वहां पे उन्होंने उर्दू की किताबें मुका दी हैं, उन्होंने कहा दिया रहने दो, जरूरत ही नहीं। अच्छा चले जी, आपकी मर्जी, आपने ये भी कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर इन्होंने ये किया कि जो अब ये सारे वो हालात हैं जो आपको बताते हैं कि आपका तालीम का निजाम जो है कितना खोखला हो चुका है अंदर से। अब आज आके R&D रह गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको पता है कितने पैसे अमेरिका लगा रहा है? जितने अमेरिका लगा रहा है उतने चाइना लगा रहा है, जितने चाइना लगा रहा है उतने अमेरिका लगा रहा है। अच्छा, हमसे कहीं ज्यादा जो है बजट R&D पे इंडिया का है, और आपका कितना है? आपका सिर्फ और सिर्फ जो है उसके ऊपर पता कितना है? 5 अरब। अब कहां 5 अरब रुपए और कहां 65 बिलियन US डॉलर्स। बजट का ही वाकयात होते हैं सोसाइटी में, ये डेवलपमेंट नहीं, रन ऑफ द मिल स्टफ। आपने बच्चों को इकबाल यार बहुत अच्छा है, हम उर्दू में भी उनको PhD करवाते हैं, हम उनको इस्लामियात में भी PhD करवाते हैं, हम उनको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी PhD कराते हैं, लेकिन इनकी खपत कहाँ है? आप कहाँ लेके आएंगे इसको? आके फिर पढ़ाएगा ही ना, वो रिसर्च क्या करेगा? आपको देखो, आपको बाकी चीजों के अंदर भी उस तरह ही अपनी जो है, आपको फिजिक्स के अंदर भी जाना चाहिए, आपको दुनिया के साथ चल रहा है, हमें जो है में भी जाना चाहिए, आपको बायोलॉजी में जाना चाहिए, आपको ये, और फिर साथ में आपको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी जाना चाहिए, आपको सोशियोलॉजी के अंदर भी जाना चाहिए, आपको इस्लामियात के अंदर भी जाना चाहिए, आपको इकबालियात के अंदर भी जाना चाहिए, आपको बाकी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपको जाना चाहिए। स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही है, डिग्रियां करवा रही है, दुनिया कहाँ पहुंच गई है? हम अभी तक वही एक दूसरे का मतलब है कि वो कर रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, यानी जरा सी बात पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती हैं। ये आप कादिर यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, 6 महीने साल में जो है वो 6 महीने तो वैसे बंद होती है ये, 3 महीने जो है उसकी वजह से, 3 महीने लड़ाई झगड़ों की वजह से। बाकी यूनिवर्सिटीज का भी इसी तरह का हाल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहां पे होती है, कौंसलें वहां पे बनी हुई है, लड़ाई झगड़े वहां पे होते हैं, एक दूसरे का सर वहां पे फाड़ा जाता है, एक दूसरे की इज्जतें वहां पे जो है वो पामाल की जाती हैं, और पता नहीं क्या कुछ वहां पे। डेरा इस्माइल खान की ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे आप देखें, एक टीचर जो है वो हैरेस कर रहा है स्टूडेंट्स को, और पूछने वाला कोई नहीं है, वो वाइस चांसलर उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पे यूनिवर्सिटीज का ये आलम हो, तालीम आपकी बढ़ी हुई है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो मुझे बताया क्या होगा यहाँ पे? उस्ताद जो है वो हैरेस कर रहा है, उस्ताद ट्यूशन पढ़ा रहा है, उस्ताद दुकानें बना रहा है, उस्ताद प्लाजे चला रहा है, उस्ताद प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है। उस्ताद जब इस तरह के काम करेगा तो उस्ताद पढ़ाएगा। तो शायद यही वजह है कि हम लोग इतने बेफिक्र होते हैं, हमारी हुकूमत को ने भी नहीं सोचा कि हुकूमत भी ऐसी होनी चाहिए ना, तो उसके बाद तालीमी निजाम खोलें। इनको किसने पढ़ाया है?
ये भी इन्हीं उस्तादों की पड़ी हुई है, इनमें इन्हीं के लोगों के जो है ना वो असरात मौजूद है। सो जिस तरह के उस्ताद उस तरह की सोसाइटी, जिस तरह की सोसाइटी वैसे उस्ताद। बहुत ज्यादा आपको तो कैजुअल ले लिया हमारी गवर्नमेंट ने 7 महीने तालीम की क्या जरूरत है सुकाम को जो है। भाई बात यह है कि वेस्ट कहाँ चाहता है कि आप पढ़ लिख जाएं, आप उनके बराबर चले जाएं। आपके डॉक्टर्स दुनिया में अच्छे थे, आपके इंजीनियर जो है वो दुनिया में वो कर रहे थे आपके। ये तो मुझे लगता है कोई इंडियन एजेंडा है। देखिए इंडिया ही नहीं चाहेगा ना कि आप पढ़ लिख के या कोई अमेरिकन एजेंडा है, कोई इस किस्म का लग रहा है। कोरोना के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई, टीचर्स के कोई टेस्ट नहीं करवाए गए, बच्चों की कोई टेस्ट नहीं मतलब हुए गए, लेकिन निसाब में कमी कर दी गई है। अभी की ये खबर भी है कि मैट्रिक के लिए निसाब जो है 2021 के एग्जाम में उसको कम कर दिया गया है। उनको मतलब ओवरऑल लग रहा है कि इसे तालीमी निजाम जो है वो तालीमी निजाम आपका बिल्कुल खोखला कोरोना के बाद से उसको मेरे ख्याल से कोई इन्होंने इसके पीछे कोई इनका अपना भी कोई एजेंडा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये जो बैठे हुए ना यहाँ पे, ये हमें नहीं बैठे हुए, ये इन्होंने कोई इसके अंदर जो है ना कोई वो कर रहे हैं। मैं तो इस पे साफ कहता हूँ कि खान साहब को जो है इसको सीरियस लेना चाहिए। इन्होंने वज़ीर तालीम बनाया हुआ इंतहाई अहम किस्म का आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है चीज़ों का। इस पे नोटिस होना चाहिए कि ये चूंकि ये खुलने वाले जो इदारे हैं वो ये एक टफ मसला बन सकता है और उनके लिए मसाइल का ये एक आगाज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके तालीमी इदारे इतने अरसे से हमें यू टर्न लेके दोबारा से तमाम तालीमी निजाम बंद न करना पड़ जाए। एग्जैक्टली, तो वो फिर अपोजिशन तो उठाएगी ना, अपोजिशन को बहाना चाहिए। ये इन लोगों की हरकतें जो है वो भुगतनी उस बेचारे खान को पड़ती हैं। और वो इंटरेस्टेड है, वो तो चाहता है कि यार तालीमी इदारे खुले, चीजें खुल जाए, सब कुछ ओके हो जाए, नॉर्मल हो जाए, बट ये कि नीचे वाले नहीं चाहते। ठीक है मैं सर, मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आऊंगी। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनके नाकाबिज़ ज़मान वारंट गिरफ्तारी बरतानिया को सार कर दिए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी खारजा मुल्क को वारंट की तकमील का हुक्म भी दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन से कानूनी रास्ते हैं जो इख्तियार किए जा रहे हैं नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए? क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हर्डल्स हैं, इस पर जरूर रोशनी डालिएगा। देखिए आप वापस लाने के लिए एक तो ये कि आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ट्रीटी है, एक मुआहदा है, और दुनिया के बेशतर ममालिक का आपस में है मुआहदा, जो कि कैदियों की एक दूसरे को हवालगी का होता है कि अगर आपके यहाँ को कैदी है तो हम उसको मांगेंगे, आप हमारे हवाले कर देंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको वांटेड है, आपको मतलूब है, तो आप उसको हमसे। हमारा ऐसा कोई मुआहदा है? हाँ है, हमारा मुआहदा है, इंग्लैंड के साथ भी है। और उसमें होता क्या कि इंटरपोल जो है, जो पुलिस है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की पुलिस के लोगों की खिदमत ली होती हैं, और इंटरपोल का इटसेल्फ जो है वो पुलिस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और उनके एक मुआहदा होता है, और इस खास ट्रीटी के अंडर जो है वो इंटरपोल अपना काम करती है। ये इसी हवालगी का ही एक था कि आपको याद होगा हमने जो है वो जो उज़ैर बलोच है उसको हमने पकड़ा था दुबई से, और उसको हम लेके आए थे, इंटरपोल ने उसको पकड़ के हमारे वाले किया था। अच्छा, लेकिन वही इंटरपोल है जिसको हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें अल्ताफ हुसैन हमारे वाले करो, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आते। अब वही इंटरपोल है जिसको हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हुसैन हक्कानी को हमारे वाले करो, वो हमारे हवाले नहीं करते। अच्छा मतलब पकड़ सकते हैं उसको, पकड़ के हमारे वाले कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एजेंडा भी एक खास होता है, हर मुल्क का एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पे चल रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये मोहरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अपने पास रखना है, और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे अफवाज के खिलाफ, हमारी एजेंसीज के खिलाफ, हमारी हुकूमतों के खिलाफ, और हमारे आम लोगों के खिलाफ, रियासत के जो बेसिक है आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ भी इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। सो मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा। हम मांगेंगे सही, वो हमें लिंगर ऑन करेंगे, नहीं देंगे, नहीं देना उन्होंने। हम कितना भी जोर लगा लें, हम कितना भी कह लें, उन्होंने हमें नहीं हमारे हवाले करना। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि इनके वहाँ पे बिजनेस है। और किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है? हाँ, हो सकता है। आपकी बात को मैं फेंक नहीं सकता, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब यहाँ पे धरना हो रहा था और उस धरने में तारुल कादरी ने एक दफ़ा एक बात की थी और उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए थे। वो सबूत क्या थे? उन्होंने कहा था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उसके जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो बड़े हैं, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, वो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। अच्छा, हमने उस वक्त यकीन नहीं किया, हमने कहा ऐसे मार रहे हैं, तारुल कादरी के पास कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन? और तारुल कादरी साहब जो है वो ऐसे खामखा एक प्लंदा है झूठ का जो उन्होंने पकड़ रखा है, और वो उन पे जो है वो लाके पलट रहे हैं। हमने नहीं माना था, लेकिन फिर उस वक्त हमारे कान खड़े हुए जब मित्तल आया था, आपको याद है इंडियन एक बिजनेसमैन यहाँ पे आया था, और वो आके उसको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया, उसको बुलाया गया, उसको मरी लेके जाया गया, आपको याद आता ना।
अच्छा, वो मित्तल साहब जो है वो मित्तल ग्रुप के जो है वो मालिक थे। फिर मुझे हमारा उस वक्त और भी माथा ठनकता है कि जब अफगानिस्तान में एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके एक मीटिंग अटेंड करके वही मित्तल साहब साथ में वज़ीर आज़म मोदी को लिए हुए उनकी शादी में पहुंच जाते हैं मियाँ साहब की, और मियाँ साहब जो है उनको रिसीव भी करते हैं और स्पेशल गाड़ियाँ और कॉन्वॉय जाता है और उनको वहाँ से रिसीव करता है और फिर उनको जो है वो जाती उम्रा ले जाते हैं लाहौर से। सो उस वक्त फिर हम लोगों के अंदर जो है वो तशवीश की लहर दौड़ी थी कि यार नहीं कोई मामला है, कोई बात है। वो जो उस वक्त उसने कहा था ना कि भाई इसके पीछे बड़ी गेम है, इंटरनेशनल लॉबी मौजूद है, तो फिर लगा कि हाँ वाकई इंटरनेशनल लॉबी मौजूद हो सकती है। तो फिर जब लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने जब इनके वो करने शुरू किए तो फिर पता चला, और मीनवाइल ये हुआ कि पनामा हो गया। अब जब पनामा होता है तो पता चलता है कि नहीं इनके तो जो है वो इनके तो अकाउंट्स हैं और इनके ये देखें ये इनकी कंपनीज भी हैं और इसकी बाकायदा ट्रांजेक्शन्स हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स में कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से बिकती है, कहाँ से निकलती है। वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं जब इदारे और लोग और अफराद, तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व हैं, दुनिया भर के लोग जो है वो बीच में इन्वॉल्व हैं। तो इस शक को फिर तकवीत मिलती है कि हाँ वाकई इनके पीछे जो है कोई इंटरनेशनल लॉबी, कोई बड़े हाथ जो है वो दुनिया के वो इन्वॉल्व है। आप देखें कि ये यूके में बैठे हुए, यूके में खाना पीना रहना और वहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा एम्पायर सेट कर लेना और इतने महंगे महंगे फ्लैट खरीद लेना, ये कोई छोटी बात है, मामूली बात है। और फिर आप देखें जद्दा में इनकी स्टील मिलें लगती हैं, फिर आप देखें कि कतरी इनको खत दे देते हैं, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप्स निकलती हैं, फिर पता चलता है कि इनकी दुबई वालों के साथ उकामे निकलते हैं, फिर पता चलता है कि इनके जो है वो दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जो है इनके बिजनेस एम्पायर्स खड़े हैं, फिर पता चलता है कि इनकी बच्ची जो है वो ब्याही गई है एक इनकी नवासी शाही खानदान में, ठीक है ना, शाही खानदान के अलावा नहीं, आपको पता है जो इंडिया का वो एक जर्नैल है उसके बच्चे से इनकी नवासी ब्याही गई है। अच्छा, तो मतलब कि आप देखें जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग जो है इस मुल्क के खैर खा हो सकते हैं? क्या ये लोग, मैं इस बात पे नहीं कहता ठीक है ये खैर खा होंगे, हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन होंगे या हम जितने ही मुहब्बे वतन होंगे, तो लेकिन इस बात पे क्या गारंटी है कि ये लोग जो है ये इस मुल्क की दौलत के साथ भी इंसाफ किया है इन्होंने, ये इस मुल्क के लोगों के हक के ऊपर डाका नहीं मारा, इस बात को भी हम मान लें? हम कैसे मान लें इस बात को? सो मैं नहीं समझता कि ये वापस आएगा। वो इंटरनेशनल लॉबी जो बैठी हुई है जहां जहां इनके बिजनेस एम्पायर का जो हिस्सा है वो इनको नहीं आने देगी, और वो इनके लिए जो है मैक्सिमम जो है वो लॉबिंग करेंगे और वो इनके लिए अच्छे रास्ते भी हमवार करेंगे। और ये में हमारा क्या स्टांस होगा? हम कौन से ऐसे कानूनी रास्ते खटखटाएंगे? गवर्नमेंट आप कमेंट्स लेना चाहोंगे ना? नहीं देखिए, मैं तो गवर्नमेंट की मामलात को हम तो देख सकते हैं उसको, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कौन से दीवार, ये पॉसिबिलिटीज भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम उनको खत लिखें, जो कि इन्होंने शायद लिख भी दिया है। इससे पहले आपको याद होगा जब हमने हुसैन हक्कानी का मसला था तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी खत लिखा था, हमने भी वो कहा था कि हम उसका वो कह रहे थे कि जी मैं बयान दूंगा उसके ऊपर जो है वो वीडियो लिंक पे जो है मैं बयान दूंगा। हम कहते थे नहीं आप यहाँ पे, वो कहते थे नहीं मुझे पता है आप लोग पकड़ लेंगे मुझे। वो जो एक मेमो गेट स्कैंडल हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ हुसैन हक्कानी की। सो उस वक्त भी इस तरह के मामला चले थे, लेकिन वो मामला जो है वो बाद में सर नहीं चढ़ सके। अब भी जो है एक तो ये हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पर्सनल लेवल पे, चूंकि खान साहब की इन्फ्लुएंस है यूके की गवर्नमेंट के अंदर। आपको याद होगा इन्होंने अल्ताफ हुसैन को बड़ा टफ टाइम दे दिया था वहाँ पे, उसके जहाँ पे वो थे उसके बाहर जो है वो मुजाहरे भी करवा दिए थे और बहुत कुछ ऐसा करा दिया था कि जिसके बाद उनको यूके की गवर्नमेंट को बड़ा वक्ता पड़ गया था और उनको लग रहा था कि हमारे लिए जो है, और उस वक्त हमें भी लग रहा था शायद अब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ जाए। अगर ऐसी सूरत ये क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे इस तरह की पोलिटिकल कम सोशल कम गवर्नमेंट लेवल पे एक बड़ा वहाँ पे उनके लिए एक प्रेशर जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो जाती है मौजूदा गवर्नमेंट, तो फिर तो मुमकिन है कि वो यूके गवर्नमेंट मजबूर हो जाए उनको ये कहने पे कि यार देखें आप इनके साथ मामला तय करें। अगर वो इनके हवाले नहीं भी करते तो हो सकता है वो मामला तय करने में ये हो कि आपको अगर बंदे नहीं भी आपके हाथ आते तो आपके हाथ पैसा आ जाए, वो कहेंगे अच्छा ठीक है पैसे दे दो, चूंकि वहां से वो कहाँ जाएंगे। और अगर आप उनको वहां पे प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए तो फिर तो पैसा भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो पाते
और आप वो वाला प्रेशर डेवलप नहीं कर पाते, जो कि प्रेशर जिस प्रेशर के तहत यूके गवर्नमेंट को जो है मजबूर कर दें। देखिए वो ये प्रेशर डेवलप करने के लिए होती है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी सफारती कैपेबिलिटीज इतनी है, वो सफारती सतह पे इतनी स्ट्रांग है कि वो ये प्रेशर डेवलप करने की सलाहियत रखती है। देखिए सफारती सतह पे नहीं होगा, हर हुकूमत अपने लोगों के आगे जवाबदेह होती है, वो किसी और, चूंकि ये टैक्स पेज गवर्नमेंट्स हैं, ये टैक्स लेती हैं और टैक्स पे चलती हैं। सो अपने लोगों को ये बड़ी उनकी सुनती भी है, उनकी मानती भी है, और उनकी मर्जी के मुताबिक जो है इनको फैसले करने पड़ते हैं। आप सोचें कि अगर यूके के अंदर जो है यूके नेशनल जो है वो सड़कों पे आ जाते हैं और उन्होंने कुतबे उठाए होते हैं और वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब को जो है वो पाकिस्तान वापस भेजा जाए, और वो सारे के सारे नहीं तो उनमें से बेशतर लोग जो है वो यूके नेशनल हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूके गवर्नमेंट के लिए इस बात का जवाब देना कि हाँ हम इसको वापस नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे, आप जवाब दें। सो ऐसी सूरत हाल अगर बनती है तो फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और उनको इस चीज़ से जो है वो टफ टाइम मिल सकता है और प्रेशर डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है आप कर सकते हैं वो है सफारती आप कैसे करेंगे, कितना करेंगे। आपने बहुत कोशिश की है, हाँ अगर खान साहब खुद जाते हैं और जाके जो है वो उससे मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से यूके के, और वो वहाँ के मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ मिटिंग्स करते हैं और बैठते हैं और बैठ जाते हैं वहाँ पे जाके कि मैं 10 दिन बैठा हूँ और मैं कोई मामला किसी पार लगा के जाऊँगा, तो फिर वो प्रेशर आएगा इनके ऊपर। चूंकि खान साहब की जो है वो बेटे आपको पता है वो भी यूके नेशनल है, खान साहब की जो एक्स वाइफ है उनकी भी बहुत ज़्यादा असर रसूख है वहाँ की इंटेलिजेंसिया में, वहाँ की गवर्नमेंट में, और उनके जो सेनेटर्स हैं और बाकी जो वहाँ की जो है मामलात हैं उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस के अंदर, सो उसके ज़रिए जो है वो उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन ये कि पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको। ये जो आपने बताया अभी शुरू में कि हमारा और बरतानिया के दरमियान मुआहिदा है कैदियों को एक्सचेंज करने का, तो जब है तो उसके ऊपर अमल दरामद होने की कोई वो पूछेंगे, वो पूछते हैं कि आपको याद होगा इमरान फारूक कत्ल केस में 2 लोग ऐसे थे जो आपके थे और जो वहां पे थे, उन्होंने आपको दिए थे, अच्छा यानी यहाँ पे थे और यहाँ से उन्होंने आपसे मांगे थे और आपने उनको दिए थे। सो आप ये देखिए कि उसके अलावा और भी 1-2 ऐसे वाकयात हैं जो कि तारीख में मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आपसे चीज़ें मांगी और आपने उनको प्रोवाइड की। आप ये देखिए कि इसी तरह अमेरिका के साथ भी आपने उनके हवाले भी किए थे। आपको याद होगा एमएल कासी कत्ल केस में सॉरी वो जो हुआ था एमएल वो जो जर्नलिस्ट का जो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था कराची में, उसमें आपने एमएल कासी को उनके हवाले किया था। सो वो भी एक हवालगी आपने अमेरिका के वो को भी की हुई है। सो माजी में इस तरह के मामलात रहे हैं जिसमें हमने तो किया हुआ है लेकिन हमें उस तरह से वापस नहीं हुए लोग, हमने बंदे अलबत्ता पकड़ के उनको दिए जो उनको वांटेड थे या जो उनके रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये कि हमारे अभी तक हमें नहीं मिला। मासवा इसके कि जो दुबई से पकड़ा गया था वो इंटरपोल ने पकड़ के दिया था, ये उज़ैर बलोच। उसके अलावा एज सच हाई प्रोफाइल लोग नहीं दिए, लो प्रोफाइल लोग आते रहे, लो प्रोफाइल लोग मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो आपको याद होगा हमने OGTCL केस के अंदर भी हमें एक वांटेड आदमी था जो बाहर से पकड़ के उन्होंने दिया था। 1-2 और भी इस तरह के केसेस थे जिसके अंदर, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर वो खामोश रहते हैं, हमें नहीं करते, वैसा रिस्पांस नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, नहीं मिलता वैसा रिस्पांस नहीं मिलता। और इसमें आपका कहना ये कि कुछ इंटरनेशनल एजेंडाज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उनका एजेंडा उनका एक अपना देखें, उन्होंने अपना जो है वो लेके बैठे होते हैं मामला, तो उनका एक अपना पॉलिटिकल भी एजेंडा होता है और उन्होंने इसी चीज के ऊपर गोरे ने यहाँ से लात तो निकाल लिया, खुद तो चला गया है क्योंकि कॉलोनियलिज्म के बाद न्यू कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म के बाद उन्होंने जो नया सेटअप लगाया था और उस नए सेटअप के बाद अब जो सेटअप आया है, इस सेटअप के अंदर उन्होंने चीजें बिल्कुल और तरह से रखी, और तरह से करें। जी हाँ, अब दुनिया में हुकूमत करने के तरीकेकार जो चेंज हो गए, लेकिन ऐसे ही जब बात दुनिया की करें तो कुछ इंटरनेशनल सर, अभी हमने जो देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो किसी निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकशाफ किया है कि 2017 में वो शामी सदर बशर अल असद को मरवाना चाहते थे और उनके उस वक्त के वजीर दिफा जेम्स मैटिस उनके आड़े आ गए। इस तरह का इंकशाफ करना खुलेआम किसी टीवी चैनल पर बैठ के किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को, चाहे वो आपके राइवल्स हों क्यों ना हो, उनको मरवा देने का वो करना, ये इनकी हमाकत है, जारियत है, क्या है? बदमाशी देखिए अमेरिका बदमाश है और उसकी बदमाशी जो है वो दुनिया मानती है, तो ये खुले दुनिया को अपनी बदमाशी को वो दे रहे हैं। देखिए उन्होंने बदमाशी तो बेसिकली जो जेम्स मैटिस है
उसको उसके साथ उनके नहीं बन रहे मामला। जी अच्छा, और थोड़ा उसको भी थ्रेट किया, उसको भी थोड़ा सा उनके साथ क्या इख्तिलाफात हैं उनको नीचे दिखाने? पहले वो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तारीफ करते क्या, उसने हाँ, बनाया था वज़ीर दफ़ा, अजीम आदमी उनका उन्होंने लक़ब दिया था उसको। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, ये अक्सर ग्रेट मैन, ये खान साहब के लिए भी ग्रेट मैन कह चुके हैं, मोदी के लिए भी ग्रेट मैन कह चुके हैं, बहुत सारी शख्सियात के लिए ग्रेट मैन कहते हैं, और फिर एकदम जो है ये भी यू टर्न ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसी बंदे के खिलाफ हो जाते हैं। देखिए बात ये है कि अमेरिका ने, आपको पता है आपके मुल्क के अंदर 2 वज़ीर आज़म जो हैं, एक आपके जो लियाकत अली खान, उनका मर्डर हुआ था, आज तक नहीं पता चला किसने किया। फिर आप देखें आपका प्रेसिडेंट थे ज़िया उल हक साहब, जो कि आर्मी चीफ भी थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिनके साथ और भी हमारे जनरल किया गया उनको, और 17 अगस्त को उनका वो उस पे हम एक स्पेकुलेशन है, एक थ्योरी है कि पता नहीं उसके अंदर भी जो है वो पता नहीं कौन लोग इन्वॉल्व है। अब देखें ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका मतलब है कि जो ये मान रहा है, अगर इसको सच मान लिया जाए तो फिर हमारे यहाँ जो कुछ मामला हुए उसके अंदर भी इनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। तो ये हमाकत जो है वो भुट्टो को मर्डर किया गया, फिर हमें मान लेना चाहिए कि उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व था, हमें मान लेना चाहिए कि लियाकत अली खान को भी अमेरिका ने कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान को जो है संगीन नतायज की धमकी देते हुए ये कहा कि हमने जो उनका जो है वो ईरानी जनरल जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कासिम सुलेमानी जो कुछ फोर्स के कमांडर थे, उनको जो हमने मरवाया है तो उसके अगेंस्ट ईरान हमारे खिलाफ कुछ कर सकता है, तो हम उसको संगीन ताज की धमकी ट्रम्प ने दी। तो मतलब वो खुद ही इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। ये दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत करते हैं और फिर सीना तान के बातें भी करते हैं इस तरह की, और उसके ऊपर फिर जो स्पेकुलेशन जो है वो जन्म लेती हैं, और फिर हमारे वो तमाम शकूक शुबात जो हम सोच रहे होते हैं उनको तकवीत मिलती है कि नहीं यार, इसका मतलब हमारे मुल्क में भी जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को जो है उनकी जान ली गई है, तो उसके कहीं ना कहीं जो है अमेरिका इन्वॉल्व कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं था, उसका मतलब ये लोग जानवर लोग थे, दैट्स व्हाई उनको मरवाया इन्होंने। ये सारी बातें जो है इनको फिर आप नहीं फेंक सकते। और आप ये देखिए कि ये दुनिया में देखिए ऐसे ही होता है, दुनिया में जो पावर होती है, जब ताकत आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो फिर आप इसी तरह की हरकतें करते हैं। और ट्रंप जो है वो बड़ा मशहूर है, मतलब जो बंदा ट्विटर के ऊपर काफी इन जाते हैं मीडिया, हाँ, मतलब ट्विटर के ऊपर वो अपने बंदों को सैक कर देता है कि यदि आपको वो ट्वीट करता है इसका मतलब कि सैक हो गए, और ट्वीट होता है और साथ ही जो है उसका नोटिफिकेशन हो जाता है। सो एक ऐसा आदमी, पागल आदमी, नीम पागल आदमी है वो, और वो बंदा जो है वो बैठ के अमेरिका का सदर है और वो दुनिया को वो कहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर मैं दूंगा, और वो कहता है कि जी मैं बताऊंगा कि दुनिया जो है वो किस करवट जाएगी और दुनिया किस तरफ जाएगी और दुनिया का जो है मुस्तकबिल क्या है। मतलब कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर दुनिया का मुस्तकबिल चला जाएगा तो क्या दुनिया सेफ हाथों में है? तो सवाल है ना बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, नो डाउट। लेकिन अमेरिका के लिए भी ये एक सवाल नहीं हो सकता डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के इंकशाफात टीवी पे बैठकर अमेरिका को सिफारती सतह पे कहाँ ले जाएगा इनका जारखाना, और ये जैसे कि आपने कहा बदमाशी। उसको ये लग रहा है कि शायद मैंने तो अब नहीं रहना, लेकिन यह कि मैं ज्यादा जाता अमेरिका का पुल खोल जाऊं कि अमेरिका है क्या। अब आपको क्या लगता है कि दुनिया खामोश रहेगी इसके ऊपर? जी बिल्कुल, दुनिया अब इसके ऊपर वो शोर मचाएगी नौशीन कि आपको समझ आ जाएगी। अभी आप जरा देखिएगा कि दुनिया जो है वो किस तरह खेलती है। जो फॉक्स टीवी को उन्होंने दिया है ना, ये कुछ आसानी से हजम होने वाली चीज नहीं है, और इस चीज को बुनियाद बना के फिर सदाम से लेके कि सारे उससे ठीक है ना, इनसे पूछा जाएगा। अब इनके गिरबानों में हाथ डलने वाला है मुख्तलिफ मुल्कों का, और उन्होंने इनको पूछना है। आप देखिए कि पिछले एक मुल्क है, उसने स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि ये जो अमेरिकन आर्मी है ना, ये रॉग आर्मी, ये बदमाश आर्मी है और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये टेररिस्ट है और ये दुनिया के अंदर टेररिज्म को फरोग दे रहे हैं। मतलब अब दुनिया में से मुल्कों ने ये आवाजें देनी शुरू कर दिया, और ट्रंप के इस तरह के ट्विटर बयानात और मीडिया पे आने वाले इस किस्म के बयानात ये भी ये साबित कर रहे हैं कि वाकई दुनिया में ये जो बदअमनी और ये जो बदमाशी है, ईरान का हाल है, इराक का हाल है, शाम का जो हाल है, अफगानिस्तान का, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। आप जरा आप उठा के देखें इनकी तारीख, क्यूबा से लेके वियतनाम से लेके, और फिर उसके बाद शुमाली कोरिया से लेके फिर आप आ जाइए ईरान से इराक से जो है वो लीबिया से शाम से अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान से आप देख लें कि पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज मजबूत थी, हमारी चीजें मजबूत थी, और फिर हमारे पास एटम हमें भी तो पत्थरों के दौरे पहुंचाने की धमकी खुलेआम दी है। इसने क्या नहीं, ट्रंप याद नहीं आपको क्या कुछ कहता रहा, मुझसे पैसे लेते रहे, ये हमारे लिए काम नहीं करते, पैसे वापस करें, ये करें वो करें, इधर इमरान खान ट्वीट करता था, इधर वो ट्वीट करता था। ये शुरू में ये बड़े धमकाया इसलिए हमें हर वक्त तड़ी लगाता रहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा तुम लोगों से, मैं पैसे वापस लूंगा और मैं ये कर लूंगा। ये क्लोनिंग सितारे से पहले मैं कहूँगा कि ये जो ट्रंप का बयान है जारहाना किस्म का, इसका रिएक्शन आएगा, और आपके ख्याल में कैसा रिएक्शन आएगा दुनिया की तरफ से, और कैसे इफेक्ट करेगा अमेरिका को आने वाले इलेक्शन? मुझे ये लग रहा है कि अब होगा ये कि एक नया जस्टिस सिस्टम जो है वो वजूद में आने वाला है, और वो जो नया जस्टिस सिस्टम, अब लिख ले मेरी बात को, होगा ये कि अब इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े वज़ीर आज़म या बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े सदूर को बाकायदा एज ए मुजरिम जो है वो वहाँ पे मंगवाया जाएगा, उनके ऊपर केसेस चलेंगे और उनको सजाएं दी जाएंगी, और ये होना है। उसकी वजह ये है कि ये जब तक नहीं करेंगे दुनिया में इबरत नहीं बनेगी। ये जो सदूर है ना, जो अपने जाती फायदे के लिए या अपने मामलात के लिए, अपने उसके लिए जो है ये पूरी पूरी दुनिया जो है वो उड़ा देते हैं, पूरे पूरे समाज और सोसाइटी को जो है सफा हस्ती से मिटा देते हैं। हिरोशिमा और नागा जैसे पे ऑफ करने का टाइम आ गया, पे ऑफ करने का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके टाइम का। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।